टेस्ट नंबर 2 कंटिन्यूएशन में है। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। बाकी पार्ट्स प्लेलिस्ट पे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए फिर 41 से शुरू करते हैं। 41 में आर्टिकल 19 के बारे में पूछा है। आर्टिकल 19 क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, हम लोगों ने आर्टिकल 21 पढ़ा था और वहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने देश के बाहर जाने की स्वतंत्रता, देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता। इसको हम लोगों ने आर्टिकल 21 में पढ़ा था। तो इस बात को ध्यान रखना कि देश के बाहर अगर आप घूम रहे हैं तो वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर देश के अंदर घूम रहे हैं तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ये दो बातें बस याद रखनी है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश के बाहर जाने का अधिकार भी सुरक्षित किया गया है। देखो, देश के बाहर जाने का अधिकार जो सुरक्षित है वो किससे है? आर्टिकल 21 से है, ना कि आर्टिकल 19 से। तो आप इस पॉइंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सब क्लॉज है, ABCDE और F। यहाँ पे F हुआ करता था, वो अब जाके डिलीट हो गया है, ठीक है। 19(1)F डिलीट है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। तो ये तो अब फंडामेंटल राइट है नहीं, ये अब क्या है? ये 300A में जाके शिफ्ट हो गया है और अभी लीगल राइट बन गया है, विधिक अधिकार। और लास्ट पॉइंट है G। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राइट टू फ्रीडम में यानी आर्टिकल 19 में कितने आर्टिकल हैं? तो आपको यहाँ पे 6 आर्टिकल दिख रहे हैं, 6 स्वतंत्रताएँ दिख रही हैं, जिसमें से पहली फ्रीडम है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको 6 को देख लीजिए एक बार, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर आप पीसफुली, शांतिपूर्वक एक साथ इकट्ठा भी हो सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। डी पॉइंट देखिए, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया में आप घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर की बात की है, विद इन द टेरिटरी की बात हो रही है, ये आर्टिकल 19 में आएगा, ठीक। यदि इंडिया से बाहर की बात आएगी घूमने की तो वो आर्टिकल 21 में आ जाएगा। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना। अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। प्रत्येक नागरिक को पब्लिक और प्राइवेट भूमि पर शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। तो आपने पहले आर्टिकल में पढ़ा, 19(1) में पढ़ा कि पीसफुली गैदर होने का, असेंबल होने का आपको अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक भूमि पर, पब्लिक भूमि पर, निजी भूमि पर नहीं। किसी के घर के लॉन में जाके थोड़ी ना सभा करोगे। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़िए, संघ की स्वतंत्रता ने ट्रेड यूनियन को प्रभावी सौदेबाजी के अधिकार की गारंटी दी। सौदेबाजी का मतलब यहाँ पे हड़ताल से। आपको यूनियन बनाने का तो अधिकार है, आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि यूनियंस को, ट्रेड यूनियंस को हड़ताल करने का कोई भी राइट नहीं है। तो ध्यान रखना कि हड़ताल करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से गारंटीड नहीं है, ठीक है, गारंटीड नहीं है। 42 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस से प्रोटेक्शन दिया गया है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस से, यानी अपराध के दोष सिद्धि से आपको संरक्षण दिया गया है। और आप आर्टिकल 20 पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिटीजन नहीं लिखा है, वहाँ पे पर्सन शब्द का यूज किया गया है। और पर्सन शब्द का मतलब होता था सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, यानी सबके लिए है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट में? संविधान का अनुच्छेद 20 केवल भारत के लिए, केवल भारत के नागरिक के लिए। तो ऐसा तो नहीं है, ये सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है। तो पहला पॉइंट गलत लिखा है। सेकेंड पॉइंट है, पूर्वव्यापी दंड लगाने के खिलाफ संरक्षण केवल आपराधिक कानून के लिए है, ना कि नागरिक कानून के लिए। पूर्वव्यापी दंड यानी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉस, नागरिक कानून यानी सिविल लॉस। पूर्वव्यापी दंड से मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे 1980 में एक आदमी है, उसका नाम A है, उसने एक्स क्राइम किया और 1980 में इस एक्स क्राइम के लिए 10 साल की सज़ा है, ठीक है, 10 साल की सज़ा है। फिर आगे के समय में इसी लॉ को मान लो 1990 का समय आ गया और 1990 में इसी क्राइम के लिए, एक्स क्राइम के लिए 20 साल सज़ा कर दी गई। यहाँ पे पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन का मतलब है कि अब इस A आदमी को 20 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, उसको सज़ा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जिस समय पे उसने क्राइम किया था। यानी 1980 के कानून के हिसाब से उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी तो 10 साल की ही मिलेगी, ना कि 20 साल की। ऐसा नहीं कह सकते कि 1990 आते आते उससे फिर से बोल दें कि भैया अभी तुम्हारी 10 साल की सज़ा और बाकी है, क्योंकि 1990 में सज़ा 20 साल की हो गई है, वो 10 साल के बाद रिहा हो जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी किसके लिए है? ये क्रिमिनल लॉज के लिए है, क्रिमिनल लॉज के तहत है, ये क्लियर है, आपराधिक कानून के लिए है, ना कि सिविल कानून के लिए। तो जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, समझ आया? दूसरा पॉइंट करेक्ट है, पहला पॉइंट गलत था। तीसरा पॉइंट लिखा है, प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई में दोहरे खतरे से सुरक्षा भी उपलब्ध है। इससे पहले आप आर्टिकल 20 को देख लीजिए एक बार। देखिए आर्टिकल 20 देखिए, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप सब क्लॉज 2 पढ़िए, सब क्लॉज
2 पढ़िए, यहाँ पे लिखा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये आप लोग जानते हैं 20 की बात है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे ध्यान बस ये रखना है, यहाँ पे जो दोहरे खतरे से सुरक्षा आपको दी जा रही है, एक काम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा रही है, एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा। ये कब तक के लिए सही है? जब तक जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है। अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, तब के लिए ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई, यानी ये प्रशासनिक कार्रवाई की बात कर रहा है, और इस कार्रवाई में आपको दोहरे खतरे से सुरक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध लिख रहा है। तो ये पॉइंट गलत हो गया कि नहीं? गलत हो गया। तो पहला पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा सही। समझ आया? चलिए 43 देखिए जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। केवल संसद के पास निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन। इसको लेके राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है। तो ये होल पावर नहीं है, सोल पावर नहीं है संसद की, यहाँ पे केवल लिख रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया। निवारक निरोध का यानी प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन डेमोक्रेसी का ही भाग है, और किसी देश द्वारा इसको नहीं फॉलो किया जाता है, नहीं अपनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक निरोध को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में नहीं बनाया है, जैसा कि भारत में किया गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर हो गया। समझ आया? चलें आगे। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन आर्टिकल 22 में है, ठीक। चलिए 44 देखिए। 44 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किए गए अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिर्फ सिटीजन को उपलब्ध है वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। आपको पता है आर्टिकल 25 हुआ, आर्टिकल 26, 27 और 28 से 4 आर्टिकल हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये तो आसान है, केवल सिटीजन्स के लिए नहीं है, पर्सन के लिए है, व्यक्ति के लिए है, और व्यक्ति मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन। ये पॉइंट गलत लिखा है। 25, 26, 27, 28 एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। देखिए ये जो 4 आर्टिकल हैं ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और यहाँ पे किसकी बात की गई है? पर्सन की, यानी सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों आ जाएंगे। तो 25 में क्या है? यहाँ पे अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आपको प्रचार अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। ये सब आप आर्टिकल 25 में देखते हैं। 26 देख लीजिए जल्दी से। रिलीजियस मैटर्स पे उसको मैनेजमेंट की भी आपको फ्रीडम दी गई है। धर्म के मामले में आपको प्रबंधन करने का भी अधिकार है। आप धार्मिक इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, आप उसका रख रखाव भी कर सकते हैं। 27 में क्या है? 27 में जल्दी से देखिए। 26 में आपने देखा था कि धार्मिक इंस्टीट्यूशन बनाने का आपको अधिकार है। 27 में वो संस्थाएं किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगी, ये 27 में लिखा है। इतना क्लियर। लास्ट और देख लीजिए 28 में आपको देखना है कि आप जो धार्मिक संस्था बना रहे थे, धार्मिक संस्था जो आप बना रहे थे, अगर ये कम्प्लीटली स्टेट फंडेड है, स्टेट फंडेड का मतलब राज्य निधि से अगर ये ऑपरेशनलाइज है, राज्य निधि से संचालित है, तब इस संस्था में धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अगर वो स्टेट फंडेड है। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। आर्टिकल 26 में यह प्रावधान है कि पूर्ण रूप से राज्य से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये आपने किस में पढ़ा? ये आर्टिकल 28 में पढ़ा, ना कि 26 में। तो ये तो गलत हो गया। आर्टिकल 26 में तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता थी, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? अच्छा एक पॉइंट और है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 28 धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना रख रखाव के अधिकार से संबंधित है। आपने अभी 4 आर्टिकल देखे, 25 देखा, फिर आपने 26 देखा था। 26 में ये बात लिखी थी, धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार आर्टिकल 26 देता है, ना कि आर्टिकल 28 में तो धार्मिक शिक्षा को लेके बात कही गई है। और 27 में क्या था? टैक्स से संबंधित बात थी कि इन धार्मिक संस्थाओं को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं, तो डी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? आगे चलें, आ जाओ जल्दी से 45 कीजिए। देखो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संविधान का अनुच्छेद 29 भारत में केवल भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा की गारंटी देता है, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक के अलावा बहुसंख्यक भी आते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का इंटरप्रिटेशन किया है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो इस लाइन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अल्पसंख्यक हैं और इनके साथ साथ बहुसंख्यक भी हैं, ठीक है, बहुसंख्यक भी हैं। चलिए, तो आपने आर्टिकल 29 में एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन पढ़ा और उस शब्द का मतलब था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, इसलिए पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। वापस आइए, सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइन को इंटरप्रेट क्यों किया? क्योंकि इस लाइन में कहीं भी माइनॉरिटी नहीं लिखा, ठीक है,
माइनॉरिटी नहीं लिखा। लेकिन आप आर्टिकल 30 में देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑल माइनॉरिटी। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया है। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा? आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार दिया गया है। आपने देखा भी, और यहाँ पे माइनॉरिटी शब्द को क्लियरली लिखा भी है, तो ये पॉइंट सही है। तीसरे पॉइंट में आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपने बच्चों को अपनी ही भाषा में इसलिए तो अधिकार दिया गया ना कि उनकी भाषा सुरक्षित रहे, उनकी स्क्रिप्ट सुरक्षित रहे, अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार भी शामिल है। ये भी करेक्ट है। दूसरा तीसरा सही है, ठीक, पहला गलत है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले आइए 46 देखिए जल्दी से। देखिए कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे रिवाइज भी होता रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 30 फिर से पूछ लिया। आर्टिकल 30 में क्या पूछा है? पहला पॉइंट पढ़िए, इसके तहत संरक्षण केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक तक ही सीमित है। तो आपको यहाँ पे यही तो याद रखना है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बोलता क्या है। आर्टिकल 29 में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन से अल्पसंख्यक के लिए भी दिया गया है और बहुसंख्यक के लिए भी दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। आपने देखा था ना शब्द ऑल माइनॉरिटी लिखा था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, यह आर्टिकल प्रोविज़न करता है कि सहायता प्रदान करते समय राज्य अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो भाई यही तो राइट दिया गया है। अगर राज्य डिस्क्रिमिनेट ही करेगा तो फिर राइट किस प्रकार का? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा स्टेट। तीसरा पॉइंट है, इस आर्टिकल में प्रयुक्त अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्पष्ट किया गया होता तो आर्टिकल 29 में सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत ही नहीं पड़ती इंटरप्रिटेशन करने का, ठीक है। तो इसको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे परिभाषित करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये गलत है। पहला दूसरा सही है, सही बताना था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया भैया? चलिए कितना हो गया? 47 आइए, 47 इस तरफ है। देखिए अब ये तो आसान है, क्योंकि आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट इशू करता है। और आप ये भी जानते हैं कि रिट अधिकारिता में रिट इशू करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो फंडामेंटल राइट पर भी करता है और इसके साथ साथ लीगल राइट पर भी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही रिट इशू कर सकता है, लीगल राइट पे नहीं। यहाँ पे एक शब्द मौलिक लिखा है। मौलिक का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो सबसे पहले एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को प्रवर्तन कराने के लिए। इवन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मत आइए, आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट से मिल लीजिए, पहले वहाँ पे अपना इशू रिजॉल्व करा लीजिए। आपको डायरेक्ट दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट में बोल चुका है। फिर भी ऐसा बोलने से उसकी मौलिक शक्ति थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। ऐसा तो उन्होंने पीड़ित की सुविधा के लिए बोला। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग मौलिक भी है और व्यापक भी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मौलिक है लेकिन व्यापक नहीं है। ये गलत है, ठीक है। मौलिक भी है, व्यापक भी है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, आर्टिकल 32 केवल एक कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए लागू नहीं हो सकता जब तक यह सीधे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करे। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा तभी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कुछ एक्शन लेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ आया? तो ये पॉइंट सही लिखा है। थर्ड पॉइंट है, हाई कोर्ट्स संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। आपको यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि आप आर्टिकल 32 को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, यानी मौलिक अधिकार का रक्षा कवच है आर्टिकल 32। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका फंडामेंटल राइट उल्लंघन होता है और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता उस व्यक्ति से कि हम आपकी इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना ही पड़ेगा। और आपको यहाँ पे अंतर जानने की कहाँ ज़रूरत है? आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास शक्ति है रिट इशू करने की, लेकिन ये शक्ति उसकी विवेकाधीन है, ठीक है। विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हाई कोर्ट इस तरह की पिटीशन को एंटरटेन करने से मना भी कर सकता है, ठीक है, मना भी कर सकता है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया? तो अब जल्दी से पॉइंट नंबर 3 पढ़ लीजिए फिर से।
हाई कोर्ट 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। बिल्कुल, अभी आपने देखा, क्योंकि ये वो शक्ति विवेकाधीन शक्ति है 226 के तहत जो रिट इशू करता है हाई कोर्ट। तो ये पॉइंट सही लिखा है फिर, तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो गए, 2 और 3 सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 48 देखिए, 48 में क्या है देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 33 और 34 की बात की है। आपको यहाँ पे एक शब्द और दिख रहा होगा, मार्शल लॉ। तो फर्स्ट थिंग तो ये जान लीजिए कि मार्शल लॉ जो है वो आर्टिकल 34 में उल्लिखित है, 33 में नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है। फिर भी हम लोग को यहाँ पे देखना जरूरी है कि 33 में क्या लिखा है और 34 में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर्टिकल 33 को देख लेते हैं। इस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। किनके फंडामेंटल राइट? आर्म फोर्सेस के, पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर कोई अर्धसैनिक बल, मतलब सभी प्रकार की फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये अधिकार है किसको? संसद को है। संसद ऐसा कानून के द्वारा कर सकती है। ये आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मौलिक अधिकार एक आम जनता को दिए गए हैं, उस तरीके के मौलिक अधिकार आर्म फोर्सेस को नहीं है। इनके मौलिक अधिकार तो वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड मोड पर रहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 33 में मार्शल लॉ की बात नहीं हुई है, तो ये गलत है। वैसे लिखा क्या है ये भी पढ़ लीजिए। आर्टिकल 33 मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के लिए प्रावधान करता है। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, जब मार्शल लॉ भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में लागू हो। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों की रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, प्रतिबंध की बात की गई है, लेकिन मार्शल लॉ के तहत नहीं। मार्शल लॉ 34 में है। और जब आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ एक्टिव स्टेज में रहता है, इन इफेक्ट रहता है, ऐसी स्थिति में सशस्त्र बलों के साथ या फिर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो केवल सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की बात की गई है, तो यहाँ पे केवल शब्द गलत है। क्लियर है? यहाँ पे एनी पर्सन आ जाएगा, एनी पर्सन। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। यहाँ पे सही बताना था और यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 33 देखिए, आर्टिकल 33 में क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एनी पर्सन नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे एनी पर्सन की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस की बात हुई है आर्टिकल 33 में। अब ये फोर्स कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आर्म फोर्सेस हो सकती हैं, तीनों फोर्सेस जो हमारी हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे ब्यूरो भी देख रहे हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी भी देख रहे हैं, ठीक है, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी देख रहे हैं। यानी जो संस्थाएं फोर्सेस से रिलेटेड है, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? और ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, क्योंकि टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक तरीके से कर सकें और रख रखाव ठीक तरीके से कर सकें, इसलिए ये किया जाता है। यहाँ पर 34 भी देख लीजिए। 34 में रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। तो मार्शल लॉ की चर्चा 34 में हुई है। और अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ एक्टिव स्टेट में है, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक आम आदमी हो। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे आंसर कोई नहीं था। चलिए 49 देखिए, यहाँ पे मार्शल लॉ से क्वेश्चन आ ही गया और आपने अभी जस्ट देखा आर्टिकल 34। मार्शल लॉ समझते हैं? मार्शल लॉ का मतलब है किसी क्षेत्र में या फिर पूरे क्षेत्र में सेना का शासन हो जाना, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जब सरकार का काम सेना करने लगे तो वो मार्शल लॉ कहलाता है। वैसे इस शब्द को अपने संविधान ने डिफाइन नहीं किया हुआ है, डिफाइन नहीं किया गया, मार्शल लॉ परिभाषित नहीं किया गया है। मार्शल लॉ आपको शब्द लिखा हुआ बस 34 में मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। तो जब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब सरकार का काम सेना करने लगे तो वो मार्शल लॉ कहलाता है। सेना ही सारी चीज़ें रेगुलेट करेगी। तो यहाँ पे सामान्य कानून का क्या मतलब है? वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। यह सरकार और अदालतों के सामान्य कानून को निलंबित कर देता है, सस्पेंड कर देता है। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए और पॉइंट क्या लिखे इसमें? सेकंड पॉइंट पढ़िए। संविधान में विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान है जो अधिकारियों को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करते हैं। तो जब इस शब्द को ही डिफाइन नहीं किया गया ठीक से, तो यहाँ पे विस्तृत प्रावधान वाली कहाँ से बात आ गई, है ना? तो ये गलत हो गया ना। थोड़ी बहुत चर्चा बस आर्टिकल 34 में है। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। इसे लागू करने से मौलिक अधिकार और केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है, दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन थोड़ी ना लग रहा है। प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट रूल में स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है वो प्रभावित होते हैं। आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, स्टेट की जब मशीनरी फेल हो जाती है तो वो कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के। मार्शल लॉ से केंद्र राज्य संबंधों का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। मार्शल लॉ से जो प्रभावित होते हैं वो है फंडामेंटल राइट।
जो आप आर्टिकल 34 में पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार अफेक्ट होते हैं मार्शल लॉ से, ना कि केंद्र राज्य संबंध। तो यहाँ पे तो तीनों गलत हो गए ना, नहीं कोई सही था कि नहीं? हाँ, पहला सही था। ठीक, पहला सही था, सही बताना था, केवल एक आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलिए 50 देखिए जल्दी से। इधर आ जाइए, आर्टिकल 39 देखिए। 39 में 4 सब क्लॉज है, जिसमें पहले सब क्लॉज में लिखा है पुरुष और महिलाएं दोनों को पर्याप्त साधन होना चाहिए दोनों की लाइवलीहुड के लिए। ऐसा स्टेट काम करेगी, ऐसा स्टेट को निर्देश है। सब क्लॉज बी में संसाधनों को कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तीसरे सब क्लॉज में राज्यों को ये निर्देश है कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन ना हो। सब क्लॉज डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सेपरेटली भी पूछा करता है यूपीपीसीएस। समान काम के लिए समान वेतन या समान आय पुरुष और महिला में। ये चारों सब क्लॉज देख लिए। अब क्वेश्चन करिए। 39 को देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट दिख रहा? आपने जो अभी 4 पढ़े कोई दिख रहा? तीसरा पॉइंट पढ़िए। यह राज्य को धन और उत्पादन के साधनों के एकाधिकार को रोकथाम करने का निर्देश देता है। यहाँ पे आपने एकम्युलेशन पढ़ा था ना, एकम्युलेशन ऑफ वेल्थ नहीं करेगा स्टेट। समान वितरण की बात हुई है समुदाय में, ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है, यह राज्य को समान वस्तुओं के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी करेक्ट है, 39 का ही है। पहला पॉइंट पढ़िए, यह राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। ऐसा हम लोगों ने 39 में नहीं पढ़ा, ठीक है, ये आर्टिकल 38 में है, आर्टिकल 38 में। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे सही बताना था, 2 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 51 देखिए जल्दी से। ये आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, तो यहाँ पे अवसर की बात हुई है, और अवसर यानी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि डीपीएसपी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? तो ये 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है, जिसको कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 2002 में। तो ये तो डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है, तो गलत हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़िए, देश के समृद्ध संस्कृति विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को अच्छे से आप पढ़ें एक बार, सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, आपको लगेगा ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर डीपीएसपी है, आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्लियर है? और फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में? 51A में है, 51A में, और ये पार्ट भी 4th है। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, आर्टिकल 49। क्लियर? तो ये सही है, ये डीपीएसपी है। पहला और दूसरा डीपीएसपी नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटी थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 हो जाएगा, ओनली 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 52 देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है हम लोग को। पहला पॉइंट है, वे सरकार के परफॉर्मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2 है, उनका उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों में रिक्तता को पूरा करना है। डीपीएसपी पार्ट 4 36 से 51। आपने अभी तक डीपीएसपी में इतने सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं, उन सभी आर्टिकल में आप क्या देख रहे हैं? आप इन सभी को पढ़ के ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि डीपीएसपी भी एक फंडामेंटल राइट की तरह है। क्लियर है? फंडामेंटल राइट्स की तरह है, बस इनको चैलेंजेबल नहीं किया जा सकता और ये स्वतः लागू भी नहीं होते हैं। डीपीएसपी जिनको मूल अधिकार के समान बोला जा रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि डीपीएसपी भी आपको सामाजिक और आर्थिक अधिकार दे रहा है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार, इन शब्दों को ध्यान रखना, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। डीपीएसपी में हर एक बात सोशल एस्पेक्ट को लेकर लिखी गई है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर लिखी गई है, आर्थिक समृद्धि की बात लिखी गई है, सोशल अपलिफ्टमेंट वाली बातें लिखी हैं। डीपीएसपी से आपको पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है? पॉलिटिकल राइट की कोई भी बात नहीं है डीपीएसपी में, समझ आया? अब सेकंड पॉइंट पढ़िए, इनका उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक अधिकार। देखिए यहाँ पर राजनीतिक शब्द का इन्होंने यूज किया है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। एक गैप का मतलब समझ रहे हो ना, रिक्तता का। रिक्तता को भरने का सेंस यहाँ पे ये है कि अगर सरकारें, सभी सरकारें डीपीएसपी पे अगर काम करने लगीं तो फिर फंडामेंटल राइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिटीजन को। यदि सरकारों ने डीपीएसपी सही से प्रोवाइड करा दिया तो जुडिशरी का वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा, 80% तक मुकदमे कम हो सकते हैं। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल राइट पर जोर देता है और डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक राइट पर जोर देता है। और ये भी ध्यान रखना कि डीपीएसपी भी एक राइट की तरह है, फंडामेंटल राइट की ही तरह है, लेकिन फ़र्क क्या क्या है ये भी आप लोग अब अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है,
इसके एग्जीक्यूशन के लिए यानी डीपीएसपी के एग्जीक्यूशन के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आपको पता है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट तो है नहीं, स्वतः एक्टिव हो जाता है। इनको तो एक्टिवेट किया जाता है, डीपीएसपी को एक्टिवेट कराना पड़ता है विधायी कार्रवाई के द्वारा, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि डीपीएसपी चैलेंजेबल नहीं है, ये राज्यों की मर्जी है, राज्यों के लिए बस निर्देश है, वो उस पर काम करे या नहीं करे। तीसरा पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था सही है और तीसरा पॉइंट सही है। समझ आया? चलिए पहला और तीसरा हो जाएगा, बी पॉइंट करेक्ट। आ जाइए 53 देखिए जल्दी से। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 51 के बारे में पूछ रहा है और ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी पार्ट 4A में है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। पहला पॉइंट पढ़िए, वे पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करने जैसी राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। आपने एक फंडामेंटल ड्यूटी राष्ट्रगान के बारे में पढ़ा है, राष्ट्रध्वज के बारे में पढ़ा है कि हमें सम्मान करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप झंडे को जला देंगे। सम्मान नहीं करेंगे तो आपको फिर पनिशमेंट भी हो सकती है। पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट है, वे कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं। संसद को यहाँ पे पूरा अधिकार है कि अगर आप राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में भाग लेते हैं या फिर सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, यानी कानून द्वारा ये प्रवर्तनीय हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है, वे नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, डिसिप्लिन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ईजी पॉइंट है, सही पॉइंट है। यहाँ पे तीनों सही हैं, ठीक है, समझ आया? चलिए 54 देखिए, यहाँ पे भी आपको पार्ट 4A के बारे में बताना है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी है और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बस आपको यही देखना है कि एक आध पॉइंट इन्होंने यहाँ पे डीपीएसपी का डाल दिया होगा और नहीं भी डाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अक्सर डीपीएसपी की ये पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पूछता है या फिर इसका वाइस वर्सा भी कर देता है। पहला पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को दूर करना। आपने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी हैं, उसमें से एक ये भी है, भारत की सोवरेंटी, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। इसको हम लोग डीपीएसपी में पढ़े, याद आ रहा? और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर मॉडर्निटी की बात लिखी गई है, यानी ये डीपीएसपी तो है लेकिन ये कौन सा है, किस कैटेगरी का है? उदार बौद्धिक सिद्धांत है। क्लियर है? तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भाग नहीं है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग आर्टिकल 48 में पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। 55 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। किचन कैबिनेट संसदीय सरकार की विशेषताओं में से एक है, तो ये तो गलत है। हम लोगों ने किचन कैबिनेट भी पढ़ा था, हम लोगों ने शैडो कैबिनेट भी पढ़ा था। ये कहाँ के फीचर है? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर होते हैं, ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो यहाँ पे आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिख लीजिए, ये पॉइंट गलत हो गया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में आप एक बात और जानते हैं कि वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक ही इंसान है और उसका नाम है प्रेसिडेंट। क्लियर है? प्रेसिडेंट ही वहाँ का सरकार का मुखिया भी है और हेड ऑफ द स्टेट भी है, राष्ट्र प्रमुख भी है। प्रेसिडेंट को उसकी संसद से कोई मतलब नहीं रहता, यानी बिल्कुल पृथक्करण है, सेपरेशन है, पावर का सेपरेशन है, सत्ता का पृथक्करण है। प्रेसिडेंट अलग, संसद अलग। लेकिन इंडिया में थोड़ी ना ऐसा है, इंडिया में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमें सत्ता का एकीकरण नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव को देखते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ है संसद। ये दोनों साथ साथ चलने वाली संस्थाएं हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संसद के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसके माध्यम से संसद एग्जीक्यूटिव पर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कंट्रोल करती है। क्लियर है? लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहाँ पर सर्वे सर्वा हो जाता है प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट पढ़िए, सत्ता का एकीकरण राष्ट्रपति सरकार का स्वरूप की विशेषता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सत्ता का पृथक्करण था, प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग है, संसद बिल्कुल अलग है। प्रेसिडेंट साहब का संसद से कोई मतलब नहीं है, संसद का कोई कंट्रोल नहीं है प्रेसिडेंट पर। एकीकरण आप यहाँ पर देखेंगे, संसदीय सिस्टम में देखेंगे, संसदीय प्रणाली में देखेंगे, ठीक है? तो ये पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट भी गलत था। तीसरा पॉइंट पढ़िए, निचले सदन का, लोअर हाउस का विघटन राष्ट्रपति शासन प्रणाली की एक विशेषता है, ये भी गलत है। जब आपने बताया राष्ट्रपति शासन प्रणाली में संसद से कोई मतलब नहीं है तो वो विघटन करके क्या करेगा? विघटन कहाँ पे होता है? संसदीय प्रणाली में होता है। आप जानते हैं ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग भी कर देते हैं। तो ये विघटन वाली जो विशेषता है वो राष्ट्रपति की ना होकर संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। समझ आया? चलिए 56 देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में सरकार की संसदीय प्रणाली के दोष बताना है। पहले पॉइंट में बोल रहे हैं मंत्रिमंडल की तानाशाही। ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सरकारें बहुमत में आती हैं, सरकार के बहुमत में आने का मतलब है लोकसभा में भी वो बहुमत में रहेंगे, राज्यसभा में भी वो बहुमत में रहेंगे,
और आप ये भी जानते हैं कि जो कैबिनेट बनती है, मंत्रिपरिषद बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, उसमें सदस्य कहाँ से होते हैं? ज़्यादातर लोकसभा के ही होते हैं। राज्यसभा के भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोकसभा के होते हैं। तो जो लोग लोकसभा में बैठ रहे थे वही लोग कैबिनेट में भी बैठ रहे हैं। और लोकसभा और राज्यसभा ये है क्या? ये संसद है। और आपने अभी सीखा पॉइंट कि कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल कौन करता है? संसद करता है। अब दोनों जगह जब एक ही आदमी रहेगा, एक ही पार्टी के आदमी रहेंगे, तो कंट्रोल कौन करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? संसद कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी तो उन्हीं के लोग बैठे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल तब किया जा सकता है संसद के द्वारा जब अपोजिशन स्ट्रांग हो। जब सरकार बहुमत में नहीं रहती है तभी संसद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ठीक ठाक से कंट्रोल कर पाती है, नहीं तो नहीं। और जब बहुमत में रहती है इसका मतलब है कि यहाँ पे कैबिनेट बहुत पावरफुल हो सकती है, और कैबिनेट ही सर्वा होती है, सरकार होती है। इसलिए इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की तानाशाही। ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है? ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कैबिनेट पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो कोर सेक्शन होता है उसे कैबिनेट बोलते हैं, वो सब बाद में चर्चा कर लेंगे। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फॉल्ट है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, अनुभवहीन लोगों की सरकार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई 1 पार्टी सिस्टम तो है नहीं, 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं चाइना की तरह, मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत का। अगर एक पार्टी बहुमत में नहीं आ पा रही है तो छोटी पार्टी से वो गठबंधन करती है। तो छोटी पार्टी की फिर डिमांड हो जाती है, शर्त रख देती है कि हमें फलाना मंत्रालय चाहिए, फिर ये वाला मंत्रालय चाहिए। भले ही वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं लेकिन उनको फिर मंत्रालय बड़ी पार्टी को देना पड़ता है, क्योंकि उसी शर्त पर गठबंधन हो रहा है। तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ऐसे लोग भी मंत्रालय पा जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उस मंत्रालय को चलाने का। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का दोष है। क्लियर है, समझ में आया? तीसरा पॉइंट पढ़िए, शक्तियों का पृथक्करण। अपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा कि शक्तियों का पृथक्करण, सत्ता का पृथक्करण ये कहाँ की प्रॉपर्टी है? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ना कि पार्लियामेंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे दोष वाली बात तो बात की बात है। पहली बात तो है कि शक्तियों का पृथक्करण इस संसदीय प्रणाली का फीचर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। चौथा पॉइंट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। ये पॉइंट आप यहाँ से सीख सकते हैं। हम लोगों ने जब गठबंधन वाली बात सीखी थी कि यहाँ पर शर्त रखी गई थी कि हम मंत्रालय पद दे देंगे आपको, तभी हम गठबंधन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कभी कभी। अब यहाँ पर सैकड़ों पार्टी रहेंगी तो स्थिरता कहाँ से आ पाएगी सरकार में? ठीक है, तो ये भी एक दोष है। तो यहाँ पे 1 to 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 to 4 सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे कीजिए। सरकार के एकात्मक स्वरूप के बारे में पूछा गया। यूनिटरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, फेडरल फीचर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। यूनिटरी फीचर का मतलब है कि यहाँ पे सेंटर पावरफुल हो जाता है। फेडरल फीचर का मतलब है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की, शक्ति के पृथक्करण की बात होती है। पहला पॉइंट है संविधान हमेशा लिखित रूप में होता है। तो हमेशा लिखित रूप में होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो बिना लिखित रूप में भी यूनिटरी हो सकता है। जैसे आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अलिखित है। ठीक है, उसके बाद भी यूनिटरी है। यूनिटरी है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ की संसद क्या है? वहाँ की संसद सोवरेन है, संप्रभु है, जिसको बोला जाता है संसद की सर्वोच्चता। ये कहाँ का फीचर है? ये ब्रिटेन में आप देख सकते हैं। यानी संसद के डिसीजन को काउंटर करने के लिए है ही नहीं। वहाँ पे जुडिशरी जो है वो उतना स्ट्रांग है ही नहीं, जुडिशल रिव्यू वाली कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए तो संसद सर्वसर्वा है। संसद पे कोई क्वेश्चन करने वाला हो, करने वाली कोई संस्था हो, तब जाके हम बोलेंगे कि संसद की सुपरमेसी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। आप यूनिटरी फीचर में यही पढ़ते हैं। हमने आपको इमरजेंसी टाइम का एग्जाम्पल देके यूनिटरी फीचर समझाया था कि सेंट्रल में सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट सही है जो यूनिटरी फीचर को बता रहा है। तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होती है। इस पॉइंट को समझिए अच्छे से। यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है, तो ये कोई गारंटी नहीं है, स्वतंत्र हो सकती है, नहीं भी स्वतंत्र हो सकती है। यहाँ पे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसके बावजूद भी तो हम लोग यूनिटरी नहीं है। हम लोग तो यूनिटरी कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लिनेशन जो है वो यूनिटरी फीचर की तरफ कम है। ठीक है, झुकाव कम है, यूनिटरी की तरफ झुकाव कम है, फेडरल फीचर की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लेके इस पॉइंट को काट सकते हैं। तीसरा पॉइंट गलत है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पे बस केवल 2 सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए 58 देखिए। 58 में क्या पूछना चाह रहे हैं? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता, जो हम लोगों ने ऊपर किया अभी जस्ट वही है, यूनिटरी फीचर बताना है। वहाँ पे कुछ और पॉइंट थे, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। एकात्मक को ऐसे समझ लिया करो, जब सारे काम केंद्र के द्वारा होने लगे, सारी शक्तियाँ केंद्र में आ जाएं या पूरा कंट्रोल केंद्र का रहे, तो वो एकात्मक फीचर है। सारी शक्तियों का संकलन किसी एक बॉडी में हो जाना एकात्मक कहलाता है। क्लियर? चलिए अब इस बॉडी को आप केंद्र से रिप्लेस कर दीजिए। पहला पॉइंट पढ़िए, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस कौन कराता है? यूपीएससी।
यूपीएससी किसकी संस्था है? केंद्र की संस्था है, सेंट्रल की संस्था है। तो कंट्रोल किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। ठीक है, केंद्र का रहेगा। तो कैसा फीचर हुआ? ये यूनिटरी फीचर हुआ, एकात्मक फीचर हुआ। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन सी है बताएंगे? आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएफएस मत जोड़ देना, फॉरेन सर्विस मत जोड़ना, विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती है। विदेश सेवा में तो आप नौकरी विदेश में करेंगे ना, इंडियन टेरिटरी में थोड़ी ना करेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़िए, एकीकृत चुनाव तंत्र, इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। सेंट्रल का इलेक्शन तो कराता ही है, इसके साथ साथ स्टेट का भी इलेक्शन कराता है, विधानसभा के और विधान परिषद के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। राज्यों का काम केंद्र की संस्था करा रही है। इसका मतलब है कि ये एकात्मक फीचर है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है संविधान का लचीलापन। इस पॉइंट में कंफ्यूज मत हुआ करो। पहली बात तो ये आप लोग जानते हैं कि स्टेट यानी राज्य सरकारें जो हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए कुछ राइट दिए गए हैं। ऐसे कुछ भी खास राइट नहीं है। अगर स्पेशल मेजॉरिटी कभी कभी होती है तो राज्यों की सहमति चाहिए होती है, बाकी उसके अलावा कोई शक्ति नहीं है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। राज्यों को पार्टिसिपेटरी बनाया ही नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना आसान है कि कठिन है? आसान हो गया। ठीक है, आसान है। अगर सरकारें बहुमत में हैं, एक ही पार्टी के लोग लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी बैठे हैं, तब तो आसान हो जाएगा ना संशोधन करना, क्योंकि उनको साधारण बहुमत भी मिल जाएगा, वो विशेष बहुमत में भी पास हो जाएंगे। तो सब कुछ केंद्र में बैठे लोग ही कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? संविधान का लचीलापन जो आपने यहाँ पे देखा, कैसा फीचर है? एकात्मक फीचर है। क्लियर है? तो कन्फ्यूज मत होना इसमें। ऐसा मत समझना कि ये फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर होता तो यहाँ पे स्टेट को स्ट्रांग बना दिया जाता, स्टेट स्ट्रांग हो जाता। लचीलेपन से ऐसा समझ लीजिए कि केंद्र को आसानी हो गई है संविधान में संशोधन करने के लिए, इसलिए एकात्मक हो गया। चौथा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी, संसद की मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी किसकी चलेगी? जो संविधान में लिखा है उन शब्दों की मनमानी चलेगी। केंद्र को भी संविधान में जो लिखा है वैसे चलना पड़ेगा और राज्यों को भी वैसा चलना पड़ेगा जैसा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को सर्वोच्च बनाया गया है? नहीं बनाया गया है। सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की है। हम ब्रिटेन थोड़ी ना है जहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है। क्लियर है? अब समझ में आया? हमारे यहाँ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कौन सा फीचर है? ये फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर होगा ना, समझ में आ रहा ना कैसे? फेडरल फीचर इसलिए क्योंकि किसी एक संस्था का यानी केंद्र या राज्य में से किसी एक की सर्वोच्चता नहीं है। यहाँ पे संविधान ने राज्यों को अलग काम दिए हैं, केंद्र को अलग काम दिए हैं, इसलिए फेडरल है। चौथा पॉइंट गलत है, ये यूनिटरी फीचर नहीं है। सही बताना था, 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 बी पॉइंट करेक्ट है। क्लियर है? समझ आया? चलिए 59 देखिए जल्दी से। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो केंद्र बनाया गया है वो राज्यों की सहमति से नहीं बनाया गया है। ठीक है, राज्यों के द्वारा केंद्र नहीं बनाया। ये सिस्टम कहाँ पे है? ये यूएसए का सिस्टम है, जहाँ पे केंद्र का निर्माण राज्यों की सहमति से बना है। क्लियर? और इंडिया में क्या है? इंडिया में केंद्र के द्वारा राज्य बने हैं। ठीक है, केंद्र के द्वारा राज्य बने हैं। एरो की डायरेक्शन देखना। ठीक, क्लियर है? संसद के पास पूरा अधिकार है कि इन दो राज्यों को वो मिला सकती है, मर्ज कर सकती है। इस राज्य को वो तोड़ सकती है, इसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में राज्य कैसे हैं? इंडिया में राज्य अविनाशी हैं या फिर विनाशी हैं? इंडिया में राज्य विनाशी हैं। विनाशी यानी डिस्ट्रक्टेबल। तो यहाँ पे अविनाशी काट के विनाशी लिख दीजिए, डिस्ट्रक्टेबल लिख दीजिए। लेकिन संघ नहीं टूटेगा। अब पढ़ो इसको, पहले पॉइंट को। भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब समझ में आया? राज्यों को तोड़ सकती थी संसद, जोड़ सकती थी, इसलिए विनाशी हो गया। लेकिन संघ नहीं टूटेगा, इसलिए संघ अविनाशी हो गया। पहला पॉइंट गलत है, अविनाशी लिखा था ना पहले, इसलिए गलत है। लेकिन यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में जितना स्ट्रॉन्ग स्टेट है उतना ही स्ट्रॉन्ग केंद्र भी है। तो यहाँ तो ना तो राज्य टूटते हैं ना ही केंद्र टूटता है, तो यहाँ पे दोनों अविनाशी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में? अमेरिकी संघ विनाशकारी राज्य। विनाशकारी नहीं है भाई, अविनाशी है। संघ भी अविनाशी है, राज्य भी अविनाशी है। यहाँ पे आ होना चाहिए था सही होने के लिए, लेकिन विनाशकारी होने से गलत लिखा हुआ है। समझ में आया? क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्रीय अखंडता की बात नहीं होती है। क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल इंटीग्रिटी की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी बात होती है? अखंड भारत की बात होती है। ठीक है, अखंड भारत। तो अखंड भारत यही तो लिखा है, अविनाशी संघ। रीजनल इंटीग्रिटी दे देंगे तब तो सभी स्टेट मुंह फाड़ बोलने लगेंगे कि हमें देश बना दो। चलिए बहुत हो गया इस पर 59 का। यहाँ पे दोनों गलत है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे गलत पूछा है, सॉरी गलत पूछा है, तो गलत दोनों है, इसलिए सी पॉइंट हो जाएगा।
ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को। चलिए 60 देखिए, संविधान के भाग 3 के बारे में कौन सा गलत है? भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा है, जल्दी से देख लीजिए। अब तो ये अच्छे से सीख लिए होगे ना, अब तो हो जाएगा। थोड़ा रिवाइज करा दें आपको। आपने आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 पढ़े थे। ये कौन से अधिकार है? ये धार्मिक अधिकार है। और आपने आर्टिकल 29 और 30 पढ़ा था, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिटीजन के लिए है। ठीक है, सिटीजन के लिए है। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार। और हमने आपको ये भी सिखाया था और दिखाया भी था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 29 और 30 में शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, उसी पे ध्यान देना है। आर्टिकल 29 में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया था कि इस एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, इसके साथ साथ बहुसंख्यक भी है, बहुसंख्यक है। लेकिन आर्टिकल 30 में क्लियरली, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी शब्द लिखा हुआ है। मैं अभी दोबारा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पर काम कर चुके हैं ना काफ़ी। तो आर्टिकल 30 में 29 में फ़र्क दिख गया ना, यानी 29 जो है वो बहुसंख्यक के लिए है, सभी के लिए, मतलब आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए। पहला पॉइंट पढ़िए, आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, इसमें समाज का बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है। ये इंटरप्रिटेशन के बाद आया ऐसा, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद, व्याख्या के बाद ऐसा बताया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, 29 में देखा आपने अभी। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़िए, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी स्टेज में सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है, सस्पेंड नहीं होगा। जीने का अधिकार थोड़ी ना कोई छीन लेगा कभी भी, कोई भी स्थिति रहे। और 20 और 21 के साथ 19 भी याद रखा करें कि 19 भी नॉर्मल कंडीशन में सस्पेंड नहीं होता। 19 को सस्पेंड करने का सिर्फ एक ही अधिकार है संसद को। वो कौन सा, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी स्थिति है? वो है नेशनल इमरजेंसी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी का भी कौन सा वाला प्रोविज़न? जब बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, किसी देश के द्वारा बाहरी आक्रमण हो जाए, जैसा अभी रसिया यूक्रेन में चल रहा है। बाहरी आक्रमण के अलावा 19 भी कभी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट सही लिखा है कि गलत लिखा है? दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। तीसरा पॉइंट पढ़िए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को ऐतिहासिक रूप से विकसित कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार की प्रथा के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ तक तो ठीक है कि अस्पृश्यता है क्या एक्चुअली, ये सामाजिक बहिष्कार की एक प्रथा ही तो है। लेकिन इस शब्द के बारे में आप लोग पढ़ते थे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में सही से डिफाइन किया ही नहीं गया है, ठीक है, कहीं नहीं किया गया है। एक राइट और आप पढ़ते होंगे 1955 का नागरिक अधिकार, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इसमें भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है अस्पृश्यता को। तो यहाँ तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्ट में बताना है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं कहीं डिफाइन किया गया है, यहाँ पे परिभाषित लिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। चौथा पॉइंट है, आर्टिकल 19 के तहत अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ना कि गैर नागरिकों के लिए। तो अब तो ये तो आसान है, जल्दी से बता दीजिए, मैं इसको जब तक अरेंज कर ले रहा हूँ। इन 5 आर्टिकल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर 19 भी आता है, 19 के बारे में पूछा है कि नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ना कि गैर नागरिकों के लिए, तो सही तो लिखा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट भी सही था, दूसरा पॉइंट भी सही था, तीसरा गलत था, चौथा सही है। 1, 2, 4 सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर गलत बताना था ना, तो सी पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है, गलत बताना था, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।